जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 21 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से भी तैयारी कर रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की आपकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, मेरा नाम है कमलाक्ष झा। ये आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग कवर अप करने वाले हैं, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इन टॉपिक्स के अंदर वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, जो आपको नोट डाउन करनी है। उससे पहले मैं आप लोग के थोड़े से आंसर्स जो है वो देख लेता हूं। आयुष गुप्ता ने बहुत बढ़िया आंसर्स दिए हैं सभी क्वेश्चंस के, वेरी गुड। समीर भटनागर बीच में गायब हो गए थे, दोबारा से एक्टिवेट हो गए, वेरी गुड। श्रेया तिवारी इसी प्रकार से रेगुलर रहो। ईशा ठाकुर, वेरी गुड यार। प्रीति मिश्रा, वेरी गुड वेरी गुड। गोल्डी एलेक्स, स्वाइन फ्लू जो है वो क्लासिक स्वाइन फ्लू जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, इसका पूरा नाम लिखो। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएफ के नाम से ये फेमस होता है। और ये जो है वो अभी नॉर्थ ईस्ट में कुछ समय पहले था, अभी भी इंडिया में है कि नहीं उसकी एक बार रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन चेक कर लेना आप। राइट, अभी तो है भाई उसके नॉर्थ ईस्ट में तो है। ये स्वाइन फ्लू के केसेस पहले देखने को मिले थे, अभी हमने न्यूज में भी कवर किया था। क्लासिक स्वाइन फ्लू जिसको हम लोग कहते हैं। फिर आयुषी सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने भी पूरे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं। गोल्डी एलेक्स ने भी आंसर लिखे हैं, बहुत बढ़िया यार। पायल भारती, फैंटास्टिक। और एक स्टूडेंट है हमारे, अच्छा हाँ, समीर का भी रिप्लाई मैंने देख लिया है कि समीर आपने किसी और के रिप्लाई पे रिप्लाई कर दिया, तो आप ट्राई किया करो, मतलब रिप्लाई पे रिप्लाई ना करो, डायरेक्ट मेन कमेंट किया करो। मेरे ख्याल से शायद गलती से हो गया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि अब आपकी पैर पर जो है स्वेलिंग आ गई थी, तो आप जो है वो रेगुलर नहीं थे। अब आप देखो अपने आप को भाई, सभी लोग को मैं कहूंगा कि एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान अपने आप को बिल्कुल फिट रखो, क्योंकि थोड़ी सी भी दिक्कत आपको होगी ना तो आपका पढ़ाई में लॉस होगा। और ये याद रखना, जहां आपका लॉस हो रहा है वहां कोई और बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, जो आपकी सीट खा जाएगा। ये दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इसको कंपटीशन की तरह लो, और कंपटीशन आपका खुद से होना चाहिए कि आपको रेगुलर रहना है। तो भाई अपने आप को हेल्दी रखो। और बाकी एक और स्टूडेंट है हमारे, ठाकुर अम्बरीश सिंह। इन्होंने बहुत बढ़िया एक कमेंट किया कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट कमेंट है आपके चैनल पर, क्योंकि मैं आप जो पढ़ाते हो वो पढ़ता हूँ। बट देखो यार, मैं आपसे बस यही कहूंगा, मैं कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ टू मेक यू गाइज रेगुलर। बट अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो मेरे क्वेश्चंस का आंसर अपने पास पेन और पेपर लेकर लिखा करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाद में देखो क्या होता है, मैं कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ टू मेक यू गाइज अकाउंटेबल ऑल्सो, कि आप भाई अकाउंटेबल रहें, कि हाँ ये चीज आपको करनी है तो करनी है, जिससे कि आपको खुद सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। चलो, तो बहुत बढ़िया यार, आपके सभी के आंसर्स मैंने देखे, कमेंट्स देखे, बहुत अच्छा लगा। अब चलो, जय श्री महाकाल, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना टॉपिक को, जो भी चीज बताऊंगा, और फिर उसके बाद जो है जो चीज बोलूंगा लिखने के लिए वो ध्यान से लिखना है। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने एक नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें मैक्सिमम प्रेशर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन बनेगा कि अभी रिसेंटली मैक्सिमम प्रेशर का कंसेप्ट है, ये किससे एसोसिएटेड है? तो यूनाइटेड स्टेट्स से एसोसिएटेड है, उसका एक नेशनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, लिख लो, नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने साइन किया, जिसका नाम है मैक्सिमम प्रेशर, जिसमें ये कंसेप्ट है बेसिकली। इसमें छाबर पोर्ट का के बारे में मेंशन है। कोई मेरे बता सकता है कमेंट बॉक्स पर अभी तुरंत के तुरंत लिखकर कि छाबर पोर्ट जो है वो कहां पर है? हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा है छाबर पोर्ट में, ईरान में, हालांकि लिखा हुआ है यहाँ पर ईरान। ठीक है, हमारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर छाबर पोर्ट में, सेंट्रल एशिया कनेक्ट करने के लिए। छाबर पोर्ट हमने जो है वो बनाया था, ग्वादर पोर्ट को जो है वो काउंटर करने के लिए। कोई मुझे बता सकता है ग्वादर पोर्ट कहां पर है, और उस ग्वादर पोर्ट को किस कंट्री के द्वारा बनवाया गया? तो अब जो ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक नया एग्रीमेंट आया है, ये इंडिया के ओवरसी पोर्ट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, स्पेशली सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी पर। यह डिसीजन इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यूएस विजिट से पहले आया है, जो इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। तो अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूएसए पे नहीं गए हैं, तो उससे पहले इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन कर दिया,
दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं क्लियरली संकेत है इंडिया के लिए कि यूएसए ईरान को जो पहले पसंद नहीं करता था वो फिर से पसंद नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर वापस से शुरू हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि सैंक्शन तो लगेंगे ही लगेंगे। बट यस, यू हैव टू नो वेरी वेल एंड यू शुड नो वेरी वेल कि इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अब हम किसी यूएसए के, किसी फॉरेन कंट्री के प्रेशर पर नहीं पड़ता है, राइट। हम अपने इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया था कि रशिया के साथ डील मत करो वरना इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग जाएगा। हमने यूएसए को बोला भाड़ में जा, हम तो करेंगे S-400 की डील, राइट। तो याद रखना, हम अपने इंटरेस्ट के लिए अब आवाज उठाते हैं। पहले हम काफी सारे चीजों के प्रेशर में थे, और ये बात दुनिया की भी सच्चाई है कि जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता, जब आपका स्टेटस थोड़ा सा डाउन रहता है, तब आपको काफी सारे लोगों की कई बार सुननी पड़ती है। जैसे कि हो सकता है कि आप जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप और आपकी फैमिली को कई बार झुकना पड़ता हो काफी चीजों चीजों के सामने, काफी लोगों के सामने सुनना पड़ता हो अननेसेसरली कि जी 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 जी। बट आई ट्रस्ट मी एंड आई एम टेलिंग यू, जिस दिन ये एग्जाम क्लियर होगा, जिस दिन फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके साथ बकवास बातें करने की, राइट। फिर आप अपने इंटरेस्ट पर फोकस करोगे, जो चीज आपको जरूरी है फिर आप उस पर फोकस करोगे, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तो इंडिया पहले कॉम्प्रोमाइज करता था बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस जो इंडिया फेस करता था उस समय, बट अब हम पावरफुल हो गए, तो इसलिए हम नेक टू नेक जो है वो चलते हैं, और हमने अपनी पॉलिसीज इस प्रकार से जो है वो बना ली है कि हम भैया अपने इंटरेस्ट की पूर्ति करेंगे। बट हाँ, ये चीज ध्यान में रखते हुए कि हमारे इंटरेस्ट के चलते किसी का नुकसान ना हो, राइट। तो वो चीज, अब नुकसान मतलब ऑब्वियसली बात है कि यूएसए से हम डील नहीं करेंगे तो यूएसए को तो नुकसान होगा, इस टाइप का नहीं, यानी कि जनहित का नुकसान ना हो। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो, राइट। तो ये चीज मुझे बस आपको बतानी थी, ये थी न्यूज। अब मेन कुछ चीजों पर बात करते हैं, ध्यान से सुनना। छावर पोर्ट ईरान में है, और ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल पोर्ट है। ये पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ट्रेड रूट प्रोवाइड कराता है। ये पोर्ट इंडिया को अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रशिया से कनेक्ट करता है थ्रू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज का टास्क है, आप इस कॉरिडोर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। और इंडिया का इन्वेस्टमेंट छाबर में चाइना के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, और मैं स्पेसिफिक चलूं तो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। तो जो चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, तो ये सब चीजें सुनने वाली है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होंगी, जो मैं आपको लिखवा भी नहीं रहा हूं। इवन आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे अपने जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में, सिलेबस में, तब आपकी ये सब चीजें ऑलरेडी कवर करवा दी जाती हैं। और अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो इन दिए गए नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर लो और बैचेस की इंफॉर्मेशन ले लो और अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ बनाओ। अब सुनो बहुत नेक्स्ट चीज ध्यान से। 2010 से 2015 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को छाबर में एंगेज करने के लिए इनकरेज किया। पहले बोला कि अरे आओ आओ, क्यों? बिकॉज अगर आपने थोड़ी सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ी होगी, तो ये वो टाइम पीरियड था जिस समय यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको पता था कि ईरान के ऊपर उसने प्रेशर क्रिएट कर दिया और ईरान जो है वो उसके घुटने पे बैठा हुआ है। पता है आपको, ईरान न्यूक्लियर डील, एक डील जो है वो इन्होंने कंडक्ट करी थी क्योंकि बुरी तरह से ईरान को जो है वो घुटने पे बैठा दिया था इन लोगों ने, P5 कंट्रीज ने बेसिकली। तो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने इनकरेज किया इंडिया को कि अरे कोई बात नहीं, ईरान तो अपना बच्चा है, आओ करो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो थे वो ईरान को जो है वो ट्रीट कर रहे थे एक बच्चे की तरह, राइट। होता है ना, बच्चा कहूं या फिर मैं ऐसा कहूं कि भाई एक शैतान बच्चा था जिसको आपने जो है वो अंधेरे कमरे में जो है वो बंद कर दिया और उसको डरा रहे हो। अब कहीं ना कहीं उसको बिस्किट भी देनी है, उसको खाना पीना भी देना है, तो इंडिया के थ्रू खाना पीना करवाया जा रहा था उसका। कहानी ये थी। फिर 2016 में चीजें चेंज हुई। क्यों हुई चेंज? क्योंकि इस समय तक ईरान जो था उसका होना शुरू हुआ दिमाग खराब। तो 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने JCPOA से विड्रॉ किया, ये ईरान न्यूक्लियर डील, और ईरान पर सैंक्शन लगा दिए। लेकिन छाबर के लिए वेवर्स जो है वो दिए गए, मतलब यूएसए हटा उस डील से। ईरान न्यूक्लियर डील जिसको हम लोग बोलते हैं, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है मेरे ख्याल से ये, इसका एक बार फुल फॉर्म एक बार चेक कर लेना। हाँ लिखा भी हुआ है शायद, ये नहीं, ऐसे नहीं लिखा है इन्होंने।
ये JCPOA का फुल फॉर्म जो है ना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, एक बार करेक्ट मतलब चेक कर लेना, मतलब थोड़ा अगर मैं गलत हूं तो इसमें एक बार चेक कर लेना। वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईरान न्यूक्लियर डील। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उससे हट गया था 2016 में। तो जब ये हटा था तो इसने सैंक्शन लगा दी ईरान के ऊपर। तो ईरान को आई गुस्सा। ईरान ने बोला कि यार साला पहले भी मेरे ऊपर सैंक्शन थे, मैंने ईरान न्यूक्लियर डील भी साइन कर दी 2015 में, उसके बाद भी तुम मेरे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हो। फिर ये चटकेगा ईरान, और 2020 और 2021 तक आप देखोगे ये यूनाइटेड स्टेट्स पर अटैक करने लगे। इवन लेटेस्ट उसने यूनाइटेड स्टेट्स पर ड्रोन अटैक किया था, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन को तबाह कर दिया था जो छावर पोर्ट के आसपास घूम रहा था, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास घूम रहा था, स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं तो ऐसी अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना, और आप लोग के लिए तो जरूरी है आज की डेट में। एक सिविल सर्वेंट के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया ने छावर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखे इवन आफ्टर चेंज इन अफगान लीडरशिप इन 2021। तालिबान रिजीम आ गई थी ना अफगानिस्तान में, उसके बावजूद भी हमने ईरान के साथ संबंध रखे हुए हैं अपने। ईरान हमें भाई ऑयल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, इवन हमारी लोकल करेंसी में। आपको पता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल वहां से आता है लोकल करेंसी में। तो ईरान ईरान हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बट यूएसए की दुश्मनी ईरान के साथ, या ईगो बोलूंगा मैं, दुश्मनी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि यूएसए एक बॉम्ब गिरा के ईरान को उड़ा सकता है। बट ईगो, क्योंकि ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज कर दिया ना। अब किसी बड़े अधिकारी को आप चैलेंज करोगे तो उसका ईगो तो फूटेगा, वो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा ही करेगा। तो दैट इज द बेसिकली इशू जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। ऑलराइट। तो ये एक चीजें थी जो सुननी थी सिर्फ आपको। फिर होता यह है कि रीसेंट डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंडिया ने 2024 में छाबर के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लिख लो ये, 120 मिलियन यूएस डॉलर का पोर्ट इक्विपमेंट और 250 मिलियन यूएस डॉलर का क्रेडिट विंडो इसमें इंक्लूड है। तो आप इतना मत लिखो, 120 मिलियन सिर्फ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2024 में जो है वो साइन किया इंडिया ने छावर में, सिर्फ इतना लिख लो। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन वेवर की रिव्यू के लिए एक नए डायरेक्शन जारी किए जिसमें छाबर के बारे में मेंशन है। ये डेवलपमेंट्स इंडिया की कनेक्टिविटी प्लान्स और अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। तो अब देखो, इंडिया की विजिट से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से हल्ला मचा दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम तो अफगानिस्तान को टपली मारेंगे, पीटेंगे उसको पकड़कर, ओ सॉरी ईरान को पीटेंगे। अब भाई हमारा इंटरेस्ट ईरान के साथ अभी चल रहा है, तो हम देख, अब आप देखना, इंडिया अपनी अब बात मनवा ही लेगा। पहले भी जो हमने किया वो फिर से कर लेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पर जरूरत है यूएसए को हमारी, चाइना को काउंटर करने के लिए। यूएसए भी डरा हुआ है चाइना से, चाइना के स्पेशली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। उसको डर है कि 2040 तक चाइना बहुत पावरफुल ना बन जाए, इसके लिए उसको काउंटर करना जरूरी है, इसलिए वो इंडिया की बात मानेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखो, सामने वाले की जो होती है ना, कि एक कोई उसका ऐसा हिस्सा होता है जिसमें उसको बहुत दर्द होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वो हिस्सा है चाइना की तरक्की। तो ये आम लोगों में भी होता है, हर एक इंसान, चाहे वो आपका दोस्त हो कोई भी हो, याद रखना कि उसकी दुखती जो नस होती है ना, तो बोलते हैं ना, दुखती नस पे वार मत करो, बहुत तकलीफ होती है। तो बस सामने वाले की दुखती नस बस अपने पास रखो, और वार हमेशा नहीं करना है, वक्त आने पर जब आपका काम हो तब आप फिर उस वेपन को निकालो। आम जनता गलती क्या करती है, छोटी छोटी बात में अपने वेपन्स निकाल के रिलेशन खराब कर देती है। ब्यूरोक्रेट ऐसे नहीं होते, ब्यूरोक्रेट होते हैं कि हमें पता है कि कब कौन सा हथियार यूज करना है। तो इंडिया की मेजर ओवरसीज पोर्ट इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसराइल में हाइफा पोर्ट पर हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो किया हुआ है। इंडिया इसराइल ट्रेड और सिक्योरिटी को मजबूत करता है। ये लिख लेना भैया, ये सब पोर्ट के नाम आ सकते हैं। चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग में पूरे लिख लोगे आप, ABCDEFG, 6 है ना, पूरे लिख लो। फिर मोंगला और चित्तागोंग पोर्ट तो बांग्लादेश में है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है चित्तागोंग। अक्सर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड को बढ़ाता है ये। फिर एक हम लोग को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुग्म दुग्म पोर्ट ओमान का, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। गल्फ में नेवल ऑपरेशन और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड प्रोवाइड कराता है। सिटवे पोर्ट म्यांमार का, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की नॉर्थ ईस्ट को आसियान कंट्रीज के साथ लिंक करता है। सिटवे पोर्ट।
सबांग पोर्ट इंडोनेशिया के अंदर मलक्का स्ट्रेट के पास इंडिया की प्रेजेंस को मजबूत करता है। त्रिंकोमाली जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है श्रीलंका के अंदर। फिर एक और हम लोग को कंके संतुरिया संतुराई इंडियन ओशन रीजन में है और ट्रेड और सिक्योरिटी को बूस्ट करता है श्रीलंका में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, चूज द करेक्ट पेयर में लिख लेना भैया। फिर अब कुछ चीजों के बारे में आपको बताता हूं। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के इन्फ्लुएंस को काउंटर करता है ये ओवरसीज पोर्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया का। हम लोग जो दूसरी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के पोर्ट में क्यों पैसा डाल रहा है, क्यों? क्योंकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हमें काउंटर करना है। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझो। ऑल्टरनेटिव रूट्स ये प्रोवाइड कराता है जियो पॉलिटिकल चोक पॉइंट्स को बाईपास करते हुए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कभी किसी वजह से किसी कंट्री के साथ हमारा रिलेशन खराब हुए और कोई ट्रेड रूट जो है वो ब्लॉक हो गया, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस तो होने चाहिए ना। तो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किसी एक चीज में मत डालो, वरना जिंदगी भर पछताओगे अगर उसने धोखा दे दिया तो। तो यही चीज होती है। तो यू हैव टू मेक योर माइंडसेट वेरी क्लियर कि लाइफ में कब किस मोड़ पर कौन धोखा दे जाए, नो वन नोस। जिस पर आप सबसे ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, देखना वही धोखा देता है, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तीसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन के थ्रू। ऑब्वियस ही बात है कि हम अलग अलग पोर्ट्स में अगर अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर हम उस वहां पर बोलेंगे कि यार हम अपने गार्ड्स यहाँ पर खड़े करेंगे क्योंकि हमें स्पोर्ट पर इतना पैसा हमने लगाया भैया, तो हमारे गार्ड्स तो खड़े होने चाहिए ना। दैट इज वॉट चाइना इज डूइंग इन 3 कॉन्टिनेंट्स। 3 कॉन्टिनेंट पर चाइना यही कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे अपना इन्वेस्टमेंट मारा, फिर बोला कि देखो ये सड़क जो है, ये रूट जो है, इसको हमें सिक्योर करना है, तो हमारी फोर्स यहां पर खड़ी होगी और वो फोर्स 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर इंटेलिजेंस का काम करेगी चाइना के लिए। तो ये फायदा होता है अगर किसी हम ओवरसीज स्पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। फिर इसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी होते हैं गाइस। लैंडलॉक रीजन से कनेक्टिविटी को एनहेंस करता है ये, ट्रांजिट कॉस्ट को रिड्यूस करता है और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करता है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं पर है पोर्ट में, सिंपल सी चीज है बॉस, कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपने अगर कोई खेत जो है वो खरीद के रखा है, तो उससे निकलने वाली जितनी भी प्रोडक्शन होगा उसमें तो आप ही का हक होगा ना। तो नॉर्मल सी चीज है। ये फायदा होता है इंडिया के लिए। अगर कहीं पर हमारा पोर्ट है तो टैरिफ कॉस्ट तो हमारा रिड्यूस होगा ना। अगर हमें उस कंट्री तक सामान पहुंचाना है या उससे सामान हमें अपने पास तक लेकर आना है, तो हमें सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो दूसरे लोग टोल चार्ज करेंगे ना उसका। अगर हमारी खुद की सड़क है तो हमसे टोल नहीं वसूला जाएगा। तो थिंग इज दैट बायलेटरल ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को और बूस्ट करता है। इंडिया के लिए ऑयल और गैस इंपोर्ट को सेफगार्ड करता है इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स। ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट प्रोवाइड करता है। अगर पर्शियन गल्फ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग ने इन इन क्षेत्रों पर इन इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। बट कुछ चैलेंजेस भी है बॉस। जिस कंट्री में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया वहां पर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, तो हमारे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी पर डायरेक्ट असर पड़ता है। जैसे कि ईरान ही देख लो आप, इतना पैसा हमने डाला ईरान में। म्यांमार देख लो, म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुई तो हमारा जो ये सिटवे पोर्ट है हमारा किसी काम का नहीं बच रहा। ईरान के अंदर छाबर पोर्ट पे कुछ नहीं काम हो पा रहा था, स्टॉल हो गया था, अभी तो शुरू हो गए काम। तो ये दिक्कतें आ जाती हैं कई बार, तो ये चैलेंज है। कई बार एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं, ये ऑपरेशन रिस्क बढ़ा देते हैं कि साला हमने वहां पर अच्छी मशीनरी ला के रखी, ये टेररिस्ट जो है वो आए, इन्होंने उड़ा दिया मशीन को, तो नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। इवन वहां पर वर्कर्स हमारे जा नहीं पा रहे, डर के मारे कि अरे यहाँ पे तो टेररिस्ट लोग का मूवमेंट है। स्पेशली अफगानिस्तान देख लो आप, अफगानिस्तान का केस देख लो, म्यांमार का ही केस देख लो आप, इंसर्जेंट ग्रुप्स वाला। तो ये दिक्कतें जो है वो कई बार फेस करनी पड़ती हैं, जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएस सैंक्शन से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पर जो है वो असर जो है वो पड़ सकता है, या सस्टेनेबिलिटी सस्टेन करने पर फर्क जो है वो पड़ सकता है यूएस सैंक्शन के कारण। और फिर इसके अलावा वही मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल प्रेशर से इन्वेस्टमेंट को भी इंपैक्ट होता है। जैसे अब यूएसए जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये नया एग्रीमेंट जो लेकर आया है उसके तहत। क्या बोला इसने नए एग्रीमेंट में, कौन से कंसेप्ट का यूज किया है बताना जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर। मैक्सिमम प्रेशर। जिसको ये टर्म याद था दैट मीन्स कि आप बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ रहे हो। जिसको याद नहीं है तो बॉस और फोकस के साथ पढ़ना शुरू करो। मैं बोलता हूँ कि सिर्फ आपको फोकस मेरी बातों पर रखना है, कि जो मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, और फिर मैं पूछूंगा तो उसका आंसर देना है।
तो स्टेट रन वर्सेस प्राइवेट लेड इन्वेस्टमेंट का एक डिबेट बहुत बड़ा हम लोग को कई बार देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट फंड कर रही है या प्राइवेट सेक्टर फंड कर रहा है, तो उस पर भी कई बार डिबेट हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी पर इशू होता है। तो हम क्या करें, तो यूएसए के साथ हमें बातचीत और बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी, राइट। रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप थोड़े मजबूत जो है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी नियरेस्ट कंट्री और इनसे हमें अभी फायदा है, जिनसे फायदा है तो उस पर हम लोग को फोकस करना है। आम जनता जो है वो क्या करती है, रिश्तेदारी के चक्कर में अपने फायदे को जो है वो खत्म कर देती है, बट ब्यूरोक्रेट ऐसे नहीं होते। आपको अपना फायदा पहले देखना है बॉस। रिश्तेदारी बाद में भी हो जाएगी, है ना, दोस्तों की शादी बाद में भी अटेंड हो जाएगी, घर में परिवार के अंदर फंक्शन जो है वो बाद में भी आप सेलिब्रेट कर लेना, पर पहले एग्जाम पर फोकस करो। जो आपका प्राइमरी गोल है, इंटरेस्ट है, उस पर आपको टारगेट करना है। तो बस कुछ नहीं लगा इस टॉपिक के अंदर, बस यही चीज है, यूएसए का सैंक्शन और छाबर पोर्ट की इंपॉर्टेंस पर क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मेंस में यूएसए का सैंक्शन जो है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर क्या इंपैक्ट डाल रहा है, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आपके लिए आ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आज तीन ही टॉपिक्स कवर कराऊंगा, ये वाला टॉपिक इसके बाद एक और करवाऊंगा, फिर बाकी के संडे वाले दिन छोड़ देंगे अपन, क्योंकि आज थोड़ा सा रिसर्च जो है वो ज्यादा लग गई इन टॉपिक्स में और टाइमिंग की थोड़ी सी कमी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक सुनो। पंचायती राज मिनिस्ट्री ने स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग रिपोर्ट जारी करी है। लिख लेना भैया, प्रीलिम्स में आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये फलाना फलाना रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है, तो प्लीज राइट डाउन दिस। ठीक है। अब ये रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें राज्यों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की प्रोग्रेस का पूरा आकलन किया गया है। रिपोर्ट में जो रूरल लोकल बॉडीज हैं इनके लिए ओवरऑल डेवोल्यूशन में इंक्रीज दिखाया गया है, मतलब कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि पंचायत के पास फंडिंग भी आ रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है। और इसके अंदर 6 क्रिटिकल डायमेंशन जो है वो उसके आधार पर पूरी रैंकिंग की गई, फ्रेमवर्क, फंक्शन, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी। लिखने की जरूरत नहीं, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्ना ये लिख लो, कर्नाटक को टॉप रैंक मिला है, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। यूबीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने 15th से 5th पोजीशन पर जंप किया है, अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग और फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, यानी कि पैसा जो है वो पंचायत तक पहुंच रहा है, उसमें प्रोग्रेस हुई है। लेकिन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, रिसोर्स एलोकेशन और गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी के चैलेंजेस अभी भी हैं। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो पंचायत के पास पैसा तो दिया जा रहा है, बट उनको करना क्या है उस पैसों का, उसका डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली पंचायत नहीं ले रहा, या ग्राम सभा जो है वो नहीं ले रही। दैट इज द इशू। तो आओ पूरी रिपोर्ट को जो है वो समझते हैं, लिखने की आपको जो है वो आवश्यकता नहीं है, जो चीज बताऊंगा सिर्फ वो सुनते जाओ। तो रूरल लोकल बॉडीज, जिसको पंचायत हम लोग कहते हैं, इनके लिए 2013-2014 में 39.9% डिवोल्यूशन था। इससे बढ़कर 2021-2022 में 43.9% हो गया। मतलब कहीं ना कहीं पैसा, फंड जो है वो अच्छा खासा पहुंच रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तक, पंचायत तक। तो इसमें प्रोग्रेस हुई है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये टॉप 5 है। लोएस्ट रैंक में दादर नागर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी और लद्दाख है। फिर फंक्शनरी इंडेक्स 39.6% से बढ़कर 50.9% हो गया, जो स्टाफिंग और डिजिटलाइजेशन में इंप्रूवमेंट को दिखाता है, यानी कि कहीं ना कहीं और भी ऑफिशियल जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं पंचायत की ग्रोथ के लिए। ये चीज यहां पर दिखाया जा रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इससे कैपेसिटी एनहेंसमेंट 44% से बढ़कर 54.6% जो है वो हो गया है। फिर इसके अलावा केरल ने पंचायती राज के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी स्टैब्लिश किया, तो केरल ने ये अच्छा काम किया। तमिलनाडु ने पंचायती राज को फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवॉल्व करने में एक्सीलेंस दिखाया, यानी कि पंचायत को भी उन्होंने बहुत सारे कार्य सौंपे, तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेचर ने। कर्नाटक ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस में एक अच्छा बेंचमार्क सेट किया है, यानी कि फाइनेंस के मामले में, पैसे बाई के मामले में कर्नाटक
ने अच्छा काम किया है। गुजरात ने पर्सनल मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में लीडरशिप दिखाई है, कि गुजरात ने किस चीज पर काम किया है कि पंचायत खुद से खुद आत्मनिर्भर बन सके, उस पर इन्होंने काम किया। तेलंगाना ने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग में अच्छा प्रोग्रेस दिखाया, कि पंचायत में वेरियस सरकारी ऑफिसेज जो है वो स्टैब्लिश हो, जो अच्छी तरीके से काम करें। फिर कर्नाटक ने ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में एक्सेलेंस दिखाया, कि जो पैसा लग रहा है वो सही जगह लगे, उसका उपयोग जो है वो सही तरीके से हो, इस पर जो है वो फोकस किया गया। अब चैलेंजेस हम लोग को जो है वो क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम पंचायती राज में नजर आ रही है, तो ये आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ते ही हो जीएस पेपर 2 में, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि रिजर्व सीट्स का फ्रीक्वेंट रोटेशन लीडरशिप कंटिन्यूटी को डिसरप्ट करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि ये फलाना सीट जो है वुमेन के लिए या SC ST के लिए जो है वो रिजर्व्ड है, तो ये बेसिकली जो एक्चुअल में मेरिट होल्डर जो होते हैं, मतलब जो बाकी में जो चाहिए, यानी कि जिनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, उसको ये खराब कर देता है। बट हालांकि रिजर्वेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पर, पंचायत पे, विलेज पर, क्योंकि अभी भी वहां पर बहुत सारे इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर के आधार पर भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। यस, तो इसलिए अभी के लिए रिजर्वेशन कंटिन्यू रखना इज अ, मतलब, फेयर ऑप्शन। कई बार बोलते हैं ना कि लोग, कि भाई रिजर्वेशन हटा दो, है ना, बट नहीं, आप गांव क्षेत्रों में जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर सिचुएशन जो है वो काफी खराब है। अभी भी कम्युनिटी में, कास्ट में भेदभाव हम लोग को देखने को मिलता है, जेंडर के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर प्लान्स तैयार नहीं होते, ये भी अभी भी चैलेंजेस। कई स्टेट्स 11 शेड्यूल को, 29 सब्जेक्ट को ट्रांसफर नहीं करते, जो पंचायती राज की ऑटोनॉमी को लिमिट करता है। काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर कंट्रोल करती है, कि वो डिसाइड करती हैं कि पंचायत क्या काम करे। तो दीज आर द इश्यूज। ज्यादातर पंचायत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, सिर्फ 1% रेवेन्यू लोकल टैक्सेस से जनरेट हो रहा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट नहीं होती है। सेंट्रलाइज GST रेवेन्यू कलेक्शन से पंचायत अपने फंड्स रेज करने की एबिलिटी जो है वो खो चुकी है एक प्रकार से। तो दीज आर द इश्यूज। बस यही चीज है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रॉपर नहीं है, ग्रांट्स के ऊपर इन लोग को जो है वो डिपेंडेंट जो है वो रहना पड़ता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप उसमें GS के अंदर पढ़ते ही हो, राइट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का 80% रेवेन्यू सेंट्रल ग्रांट से आता है, 15% स्टेट ग्रांट से आता है। तो कहीं ना कहीं ये निर्भर रहते हैं किसके ऊपर, स्टेट्स के ऊपर। देखो, ये पूरे आंकड़े भी जो है वो दिए हुए हैं। मात्र 1% ये जनरेट कर रहा है, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। केरल और वेस्ट बंगाल का एवरेज रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, ओवर 60 लाख रुपीज एंड 57 लाख पर पंचायत। आंध्र प्रदेश, पंजाब में लोअर रेवेन्यू रिपोर्ट जो है वो किए गए हैं, 6 लाख पर पंचायत से भी कम। सोचो, एक जगह पर 60-70 लाख रुपए पंचायत जो है वो जनरेट कर रही है रेवेन्यू, और एक जगह 6 लाख से भी कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पंचायत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रेशियो स्टेट GDP से अक्रॉस ऑल स्टेट 0.6% से कम है। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को जो है वो पावर्स प्रोवाइड नहीं कराती हैं, दैट इज द मेन इशू इस चीज के अंदर, बस दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल साउथ से रिलेटेड है। ग्लोबल साउथ के बारे में भी आप जानते हैं, सिर्फ सुनने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज की अब बात हो रही है। अब पहले हम लोग ईस्ट और वेस्ट की बात करते थे, ईस्ट वाली जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, वेस्ट वाली डेवलप कंट्री है। अब नॉर्थ और साउथ में गेम चेंज हो गया, साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्री, नॉर्थ मतलब डेवलप्ड कंट्रीज वाली कैटेगरी हो गई है अब, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करने और इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स लीड करने के लिए इंडिया की कमिटमेंट को हाईलाइट किया, यानी कि हम लोगों ने बोला कि भाई हम डेवलपिंग कंट्रीज के साथ खड़े हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज को लीड करेंगे, उनको आगे लेकर जाएंगे। इंडिया का प्रयास ग्लोबल नॉर्थ साउथ के बीच की डिवाइड को ब्रिज करना है, ये मेंस में लिखना, कि इंडिया आज की डेट में जो है वो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक ब्रिज बन के खड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी बना के खड़ा हुआ है, राइट। और ऑल्टरनेटिव कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट मॉडल प्रोवाइड करा रहा है, अफ्रीकन यूनियन को G20 में इंक्लूड करना, ग्लोबल साउथ समिट की आवाज बनना, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट इंडिया के ग्रोइंग रोल को रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को शेप करने के लिए। मतलब सिंपली, इंडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आवाज बनता है।
तो एज अ बिग ब्रदर का रोल तो हम लोग ने स्टार्टिंग से ही जो है वो प्ले किया, और अब ग्लोबल साउथ को भी मजबूत बनाने में हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है। कई डेवलपिंग कंट्रीज कर्जे में है, डेट क्राइसिस में, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की स्ट्रिक्ट कंडीशन की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो इंडिया उनको हेल्प कर रहा है डील करवाने में, कि उनको पैसा मिल सके, फंडिंग मिल सके, या इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्ट कर सके, इसलिए उनको ट्रेन कर रहे हैं हम लोग। इंडिया एक कोऑपरेटिव अप्रोच ऑफर करता है जो वेस्टर्न एड मॉडल और चाइना के डेट ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से अलग है। हम लोग प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं। हम लोग हेल्प मतलब कि ऐसी हेल्प कि हम करके भूल जाओ। कहते वही है ना कि अगर आपको किसी को पैसे उधार देना है तो सिर्फ उतने दो कि जितने देकर आप भूल सको, वरना मत दो बॉस। क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा जो है वो दोगे तो यू विल गोइंग टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो कोल्ड वॉर एरा डिप्लोमेसी के अपोजिट इंडिया ग्लोबल नॉर्थ साउथ या ग्लोबल नॉर्थ के साथ अपने रिलेशन डीप कर रहा है। साथ ही अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी रिलेशन बढ़ा रहा है। यानी कि हम बेसिकली दोनों के साथ रिलेशंस अपना बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रल रह रहे हैं, क्योंकि हमने कोल्ड वॉर के समय पर कौन सी पॉलिसी अपनाई थी कि ना भाई हम यूएसए के साथ है ना यूएसएसआर के साथ है, हम भाई अकेले रहेंगे। बट ऐसा नहीं है, अब हमारी अप्रोच चेंज हो गई है। हम दोनों के साथ मिलकर ऑपरेशंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में सुधार के बारे में बात करता है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो है वो और फेयर और इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन उनको मिल सके, और अच्छा चांस मिल सके अपनी आवाज जो है वो उठाने का। तो इंडिया बेसिकली एज अ बिग ब्रदर के तौर पर काम कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और डेवलप कंट्रीज के साथ जो है वो नेक टू नेक जो है वो चल रहा है, आगे कदम बढ़ा रहा है। नॉन अलाइंग मूवमेंट की स्टैब्लिशमेंट में इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल था, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन इंश्योर हो सके। यानी कि वो खुद बोले कि भाई नहीं, वो अकेले रहेंगे, अलग रहेंगे, ये यूएसए और यूएसएसआर की दो सुपर पावर की लड़ाई में जो है वो चपेट चपेट में नहीं आएंगे। क्योंकि पता था कि जब दो पावरफुल लोग जो है वो लड़ते हैं तो चपेट में आता है कमजोर लोग, मोहरे बनते हैं कमजोर लोग। तो दे नो वेरी वेल। 1964 में G77 का फॉर्मेशन हुआ, जो यूनाइटेड नेशन में ग्लोबल साउथ कंट्रीज को यूनिफाई करने के लिए था। इंडिया गाइस हिस्टोरिकली क्लाइमेट जस्टिस का चैंपियन भी रहा है। इवन 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को हमने सपोर्ट किया था। ये पढ़ते हो आप, ये एनवायरमेंट जीएस पेपर 3 के टॉपिक्स में आता है। देखो जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 2 के साथ किस प्रकार से रिलेट हुआ। तो इंडिया एक पैसिव ऑब्जर्वर से एक्टिव प्लेयर बन गया है ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रीशेप करने में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये लिख दोगे मेंस में तो मजा आ जाएगा कॉपी चेक करने वाले को, कि हम एक पैसिव ऑब्जर्वर से एक्टिव प्लेयर बन गए। सिर्फ अब हम देखते नहीं है बाहर दूर से खड़े होके। जब हम कमजोर थे, पैसा नहीं था, तब दूर खड़े होके चीजों को देखते थे कि यार ये शोरूम के अंदर खड़ी है रोल्स रॉयस, ये अपनी होगी, ये BMW 7 सीरीज अपनी होगी। दूर से दिखते थे, पास पे भी नहीं आते थे। बट अब हम जाते हैं डायरेक्ट अंदर अंदर एंटर होते हैं, रेट पूछते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं और गाड़ी बुक करते हैं। तो अब हम एक्टिव प्लेयर बन गए बातचीत, बिकॉज अब हमारे पास कॉन्फिडेंस है, जेब में पैसा है, और हम लीड कर रहे हैं काफी सारी चीजों में, क्योंकि हमने अपने आप को डेवलप किया है। 2023 में इंडिया ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी का यूज अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने के लिए किया, जो डेवलपिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशन को मजबूत बनाता है। ये फैक्ट याद रखना। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक प्लेटफॉर्म सर्व करता है जो यूनाइटेड या कंसोलिडेटेड ग्लोबल साउथ इंटरेस्ट और इंटरनेशनल रिफॉर्म पुश करे। कि बताए भाई ये प्लेटफॉर्म कि ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज को किन चीज की रिक्वायरमेंट है। इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज के प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी और ग्लोबल साउथ कंट्रीज की इंटरनेशनल फोरम में पार्टिसिपेशन एडवोकेट करते हुए, सपोर्ट करते हुए, वैक्सीन मैत्री जैसे ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान डेवलपिंग कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई करने के लिए किए गए थे। तो इंडिया की ये वेलफेयर डिप्लोमेसी है जो सबके लिए है। इंडिया ने लॉस एंड डैमेज फंड का एस्टैब्लिशमेंट किया, ताकि जो कमजोर कंट्रीज है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग सिक्योर कर सके। हम ही लोग ने बोला ना डेवलप कंट्रीज को कि भैया तुम फंड्स प्रोवाइड कराओ डेवलपिंग कंट्रीज को, इसी चीज को हमने सपोर्ट किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस
को फंडेड बाय इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज में क्लीन एनर्जी एडॉप्शन को सपोर्ट करता है। तो इंडिया इंटरनेशनल अफेयर्स में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एंगेज करता है बिना किसी ब्लॉक के अलाइन हुए। यानी कि हम किसी ग्रुप में नहीं आए हैं, हम बस इतना बोल रहे हैं कि बॉस जो भी चीज हो सबके लिए इक्विटेबल हो, फेयर हो, ह्यूमैनिटेरियन तरीके से हो, मानवता को हम सपोर्ट करते हैं। नाम एरा पॉलिसी के जस्ट अपोजिट इंडिया ने यूएसए और यूरोप के साथ रिलेशनशिप भी स्ट्रांग किए, जबकि ग्लोबल साउथ में स्ट्रांग पार्टनरशिप भी मेंटेन करी। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रिस्पॉन्स में कई डेवलपिंग कंट्रीज जो कर्जे में आ चुकी हैं, और ये पता है जब ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016-17 की बात है, जिस समय मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, तब उसी समय मैंने एनालाइज करके स्टूडेंट्स को बताया था कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये दूसरी कंट्रीज को कर्जे में डाल देगा, और हुआ देखो यही कुछ सालों बाद। उस समय द हिंदू में भी इस तरीके के आर्टिकल्स जो है वो नहीं आते जब मैं पढ़ाता था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है वो इस डायरेक्शन तक सोचा लोगों ने, बट उस चीज को हाईलाइट नहीं किया। ये चीजें तभी हुई थी। अब ये चीजें मुझे अपने आप से थोड़ी ना आ रही, मैं भी चीजों को एनालाइज करता हूं तब आती है, और वो आप भी सीखोगे, और यही चीज तो सीखनी है आपको कि फॉरवर्ड विजनरी बनना है कि आने वाले समय में क्या होगा, अभी की सिचुएशन को एनालाइज करके आपको एक्यूरेटली बताना है। यही तो ब्यूरोक्रेट की क्वालिटी होती है, यही तो चाहती है गवर्नमेंट आपसे, ये कंट्री आपसे, कि आने वाले समय की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दो आप। कॉमन मैन प्रॉब्लम की बात करता है, आप लोग सोल्यूशन की बात करोगे। क्वाड की पार्टनरशिप हमने की इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना के इन्फ्लुएंस को जो है वो काउंटर करने के लिए, हालांकि डायरेक्टली नहीं बोलते हैं बट फिर भी काउंटर करने के लिए ये चीज हमने जो है वो करी, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इवन काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारे, जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया था कि इंटरनेशनल पोर्ट्स में हम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है वो करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट म्यांमार के अंदर, लिख लो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स, सदियों से इनकम्प्लीट है, पता है ये प्रोजेक्ट क्यों? पॉलिटिकल इश्यूज। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एक जापान इंडिया इनिशिएटिव था, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कंपैरिजन में स्लो प्रोग्रेस दिखा रहा है। ये लिख लेना भैया, कालाधन प्रोजेक्ट, और एक मिनट रुको, डीलेड प्रोजेक्ट वाले उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो चीज लिख लेना। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, जापान और इंडिया का इनिशिएटिव है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, बट प्रोग्रेस इसकी काफी स्लो है। पैसा, चाइना जो है वो फेंक फेंक के पैसा मार रहा है। इंडिया ने नाम और G77 में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन को अभी कम कर दिया है। 2015 से इंडिया अफ्रीका समिट की एब्सेंस से डिप्लोमेटिक गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी, अब ये डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रही है ना बातचीत करने में। डेवलप कंट्री बातचीत बहुत करती है, आप देखते होंगे। जो रईस होते हैं, अमीर होते हैं, वो अपना 80% प्लानिंग में अपना काम जो है वो लगाते हैं। क्यों? ये एक ट्रिक होती है कि अगर आपने अपनी प्लान प्रॉपर रखा, 80% अगर आपने अपना टाइम अपनी प्लानिंग को दे दिया, तो आपने जो प्लान किया है वो 20% में आराम से एग्जीक्यूट कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट लोग, कॉमन आदमी यही गलती करता है, प्लानिंग ढंग ढंग से करेगा नहीं, फिर अपने प्लान्स बार बार चेंज करता है। टाइम टेबल हम बना रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का, बार बार टाइम टेबल चेंज होता जा रहा है। भाई ऐसा मत करो उसको, बल्कि और एडवांस करो कि आपने स्टार्ट करी ये चीज को, अब आपको पता लग रहा है कि हाँ यार ये तो स्मूथली चल रही है, चलो एक और इनिशिएटिव शुरू करते हैं, एक और सब्जेक्ट शुरू करते हैं। तो यू डू लाइक दैट। जब ऐसा करोगे तब आप गोल्स को बहुत जल्दी भी अचीव करोगे, और आप खुद ब खुद अंदर से एक एनर्जी जो है वो फील करोगे। बस यही चीजें हैं इस पूरे आर्टिकल के अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है। इंडिया जो है वो इफेक्टिव ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनर कैसे बन सकता है? हम एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी स्टैब्लिश करें, जैसे चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। एक डेडिकेटेड इंडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी बनाओ हम बातचीत करने के लिए। बट ये डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो मानेंगी नहीं ना यार, ये रेगुलर होंगी नहीं, इनको रेगुलर होना जरूरी है। ट्राइलेटरल पार्टनरशिप जैसे इंडिया यूएस अफ्रीका, या इंडिया रशिया आसियान, ये डेवलपमेंटल इम्पैक्ट को एनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका और ब्रिक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है। मिशन लाइफ को हम लोग को जो है वो एक्सपेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये टॉपिक्स हैं गाइस पूरे ओवरऑल, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एक बार आप टॉपिक नंबर 4 खुद से पढ़ना,
इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ जिनके पास वो नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक पहले हम पढ़ चुके हैं, याद करो। ये पूरा एज इट इज टॉपिक रिपीट हो गया है। अभी मैंने आपको बताया था ना, इन स्पेस यानी कि इसरो ने जो है वो अभी 166 टेक्नोलॉजी जो है वो आइडेंटिफाई करी है कि जिसको वो प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे अलग अलग सेक्टर्स में पूरा बेनिफिट मिलेगा। देखो लिखा हुआ है पूरा सेम, बस वो टॉपिक पूरा रिपीट हो गया। तो ये वाला टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी कुछ दिनों पहले इसको हमने रिपीट किया है। पूरा टॉपिक एज इट इज, एक एक लाइन इसकी रिपीटेड है इस टॉपिक की, टॉपिक नंबर 4 की। तो मैं आगे ऐसे करके बढ़ा रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरा टॉपिक, एक एक टॉपिक जो है वो रिपीटेड है इसका, इन स्पेस और उसका रोल क्या है, ये चीज अच्छे से ध्यान से जो है वो पढ़ लेना, क्योंकि ये चीज एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएगी। एक एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, स्टैब्लिश हुई थी 2020 में, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करने के लिए। अब तो हमने 166 टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हो रहा है ना भाई, अभी ऑटोमेटेड व्हीकल्स हम लोग को बनानी है। तो जो सैटेलाइट पे जो सेंसर्स लगते हैं वो अब हमारी गाड़ियों में सेंसर्स लगेंगे। सोचो ये टेक्नोलॉजी गाड़ियों पे आएगी तो ये सिर्फ गाड़ी तक सीमित नहीं है, और भी काफी सारी चीजों में इसका इस्तेमाल जो है वो होगा। क्लाइमेट चेंज में क्लीन एनर्जी के लिए इसका इस्तेमाल होगा, जो पूरा मैंने आपको पहले भी, मेरे ख्याल से 2 एक हफ्ते पहले ही हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक को। तो ये था इस पूरा ऑल टॉपिक, बट आज मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ। टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6 और एमसीक्यूज जो है हम लोग संडे वाले दिन कवर अप करेंगे। तो चलिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। जय हिंद, जय श्री महाकाल।